कभी सोचा है किसी एक सपने के लिए इस हद तक लड़ना कि एक तरफ आप अकेले हों और दूसरी तरफ पूरी दुनिया? आज हम डॉक्टर आनंद यादव की मशहूर कहानी जूझ की बात करेंगे। ये एक ऐसे ही जबरदस्त संघर्ष की कहानी है जो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए थी। तो कहानी का हीरो है एक छोटा सा लड़का आनंद, जिसका बस एक ही सपना है, पढ़ना। पर दिक्कत यह है कि उसके इस सपने के रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है वो कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, उसका अपना पिता। आनंद के पिता अपने आराम के लिए अपने ही बेटे का भविष्य दांव पे लगा देते हैं। उसे स्कूल से निकालकर सीधा खेतों के काम में झोंक देते हैं। पर आनंद का दिल तो स्कूल जाने के लिए तड़पता है, क्योंकि उसे साफ साफ दिख रहा है कि इस किसानी की मेहनत में गुमनामी के सिवा और कोई भविष्य नहीं है। और पिता का गुस्सा, अरे बाप रे। उसकी माँ बताती है कि जब भी पढ़ाई की बात करो तो वो बरहेला सुअर की तरह गुर्राते थे। सोचिए, घर में ऐसा खौफ था कि स्कूल का नाम लेना भी नामुमकिन था। तो यहाँ मामला सिर्फ एक बाप बेटे की बहस का नहीं था, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ था बेटा जिसे पढ़ाई में अपनी जिंदगी दिख रही थी, और दूसरी तरफ था बाप जिसे बेटे की जिंदगी की कीमत पर अपना आराम प्यारा था। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अब आनंद और उसकी माँ ने भी वही किया। उन्होंने मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया, एक ऐसी तरकीब जो उम्मीद की अकेली किरण थी। उन्हें पता था कि घर के अंदर तो उनकी कोई सुनेगा नहीं, तो वो पहुंचे गांव के सबसे इज्जतदार और प्रभावशाली आदमी दत्ताजी राव के पास। उनकी उम्मीद बस इसी बात पर टिकी थी कि जहां बेटे की मिन्नतें बेकार गई, वहां शायद समाज का डर कुछ काम कर जाए। और हुआ भी वही। दत्ताजी राव ने जब पूरी बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने आनंद के पिता को बुलाकर ऐसी डांट लगाई कि उसे हां करनी ही पड़ी। तो स्कूल का दरवाजा तो खुल गया, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। ये जीत शर्तों के साथ मिली थी। जैसा मैंने कहा, ये कोई आसान जीत नहीं थी। अब आनंद के लिए असली लड़ाई शुरू हुई थी। एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर, घर पर भी और क्लास में भी। पिता ने हाँ तो कर दी थी, पर वो भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने आनंद के सामने ऐसी शर्तें रख दी कि कोई भी हार मान ले। सुबह स्कूल जाने से पहले खेतों में काम करो, स्कूल से लौटते ही जानवरों को चराने ले जाओ, और अगर खेत में काम ज्यादा है तो स्कूल की छुट्टी। उनका प्लान साफ था, लड़के पर इतना बोझ डाल दो कि वो खुद ही तंग आकर स्कूल छोड़ दे। अब घर की मुश्किल तो थी ही, स्कूल में भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। आनंद अपनी क्लास के बच्चों से उम्र में बड़ा था, तो बस सब उसे चिढ़ाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। यहां तक कि कुछ लड़कों ने तो उसकी धोती खींचकर उसे परेशान करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे में एक रोशनी की किरण काफी होती है। आनंद के लिए वो किरण था वसंत पाटिल, क्लास का मॉनिटर और सबसे होशियार लड़का। उसकी दोस्ती ने आनंद को हिम्मत दी। अब आनंद ने भी अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगा दिया, और नतीजा, जल्द ही वो गणित में क्लास का सबसे तेज लड़का बन गया। तो आनंद की गाड़ी अब पटरी पर आ रही थी। वो मेहनत कर रहा था और उसके नतीजे भी दिख रहे थे। लेकिन उसकी जिंदगी को बदलने वाला असली टर्निंग पॉइंट तो अभी आना बाकी था। और ये टर्निंग पॉइंट आया एक नए मराठी टीचर के रूप में, जिनका नाम था न.वा. सौंदलकेकर। अब ये जो टीचर थे वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते थे, वो एक टीचर से कहीं बढ़कर थे। वो एक कवि थे, एक ऐसे कवि जो शब्दों में जान डाल देते थे। वो सिर्फ कविता पढ़ाते नहीं थे, वो कविता को जीते थे। जब वो पूरे एक्शन के साथ एक एक शब्द के इमोशन को महसूस करके गाकर कविता सुनाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे पूरी क्लास ही उनके साथ बह रही हो। और आनंद के लिए, अरे उसके लिए तो मानो एक जादू का दरवाजा खुल गया था। और इसी जादू को देखते देखते एक दिन आनंद के दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने सोचा, मेरे टीचर सौंदलकरकर जी, ये भी तो एक आम इंसान ही है। अगर ये इतनी सुंदर कविता बना सकते हैं तो इसका मतलब कवि कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते। बस उसी पल उसका ये वहम टूट गया कि कवि कोई खास लोग होते हैं, और पहली बार उसे लगा कि शायद वो भी कविता लिख सकता है। और बस यहीं से आनंद की एक बिल्कुल नई जर्नी शुरू होती है। उसने खेतों में काम करने के अपने उबाऊ और अकेलेपन से भरे घंटों को अपनी कविता की प्रैक्टिस करने का मैदान बना लिया। सोचिए, जिस अकेलेपन से वो पहले भागता था, जो उसे काट खाने को दौड़ता था, अब वही अकेलापन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। अब उससे अकेलापन चाहिए था ताकि वो जोर जोर से कविता गा सके, अपने टीचर की नकल कर सके और खुद को एक्सप्रेस कर सके। तो एक कवि बनने का उसका ये सफर शुरू हुआ,
अपने टीचर की नकल करने से। फिर धीरे धीरे उसने अपने आसपास की चीजों पर, खेतों पर, फूलों पर छोटी छोटी कविताएं बनानी शुरू कर दी। और सबसे कमाल की बात, उसके पास लिखने के लिए कागज कलम तो थे नहीं, तो वो क्या करता था, कभी भैंस की काली पीठ को ही अपना स्लेट बना लेता, तो कभी पत्थर के टुकड़े से चट्टान पर लिख देता। और जैसे ही मौका मिलता वो भागकर अपनी कविताएं अपने टीचर सौंदलगीकर जी को दिखाता, जो उसे और बेहतर करने के लिए गाइड करते। और तब जाकर हमें समझ आता है कि ये कहानी, ये जूझ सिर्फ स्कूल में एडमिशन लेने की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी अपनी एक पहचान बनाने की, अपनी एक आवाज खोजने की जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा संघर्ष है जिसमें किसी की असली काबिलियत को बाहर लाने की ताकत होती है। जूझ हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में जो सबसे बड़ी मुश्किलें हमारे रास्ते में आती हैं ना, असल में वही वो सीढ़ियां होती हैं जो हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाती हैं।